आज कोई दर्द भरी शायरी या पोयम नहीं है सुनाने को। कुछ है तो बस वो एक किस्सा और कुछ सवाल। तो कुछ हुआ यूं कि कुछ टाइम पहले मेरे घर पे रेंट से पुनीत भैया रहते थे। वैसे तो मुझसे 5 साल बड़े थे और अकेले रहते थे, तो मैं जब भी उनके रूम में जाता तो चाय पर गपशप हो जाती थी। क्या ही बोलूं, हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड और करियर की बातें किया करते थे। कैसे पहली बार मिले, कैसे प्रपोज किया, कैसे साथ हैं, मुझे बताकर अपने दिल का हर हाल बयां करते थे और मैं बस बैठ के सुनता था। वो किराएदार से ज़्यादा मेरे बड़े भाई थे। अनामिका को मैंने भी भाभी बोलना शुरू कर दिया था। मुझे उनसे ही पता चला था कि जब आपकी कोई केयर करता है, आपसे कोई प्यार करता है तो कैसा लगता है। छोटे शहर से आए थे पढ़ने, तो पढ़ाई और प्यार दोनों नावों को एक साथ अच्छे से चला रहे थे। टाइम निकलता गया और पढ़ाई के साथ साथ उन पर छोकरी के साथ साथ नौकरी का प्रेशर भी बढ़ने लगा था। अनामिका बचपन से ही यहाँ भोपाल से ही पली बड़ी थी और इंग्लिश बोलने में उनका कोई जवाब नहीं था। वहीं मेरे बड़े भाई के हाथ अंग्रेजी में थोड़े से तंग थे। बीटेक के 4 साल वो साथ थे। अब लास्ट ईयर में भाभी को तो नौकरी अच्छी कंपनी में लग गई थी, पर भैया की अंग्रेजी ने उन्हें यहाँ धोखा दे दिया था और भैया बिना ही जॉब के पास आउट हुए थे। मुझे याद है, खाना साइड में रखा था और बस वो खुद को कोस रहे थे। तब भी उन्हें भाभी ने ही संभाला था। बहुत जगह रिज्यूम डाले गए, इंटरव्यू के लिए तैयार किया गया, पर नौकरी के सपने देखते थे और इंटरव्यू के बाद कुछ मिलता था तो वो थी निराशा। उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। पैसों की किल्लत के कारण उन्होंने पास ही एक सुपरमार्केट में जॉब ढूंढी, जहां महीने के भाभी 24,000 कमा रही थी, वहीं भैया को सिर्फ 5,000 मिलते थे। मैंने उस बंदे को कितने दिनों तक बस चाय पी के सोते देखा है। कई बार आंसू आए तो मैंने कुछ खिला दिया, पर वो खुश थे क्योंकि इतनी गरीबी में भी भाभी उनके साथ थी। उन्हें कभी छोटा फील नहीं होने दिया। मैंने देखी है वो भूखे पेट, उनके चेहरे पर वो बात करने की खुशी। मैंने देखी है उनके भूखे पेट पर बात करने की खुशी। मुझे ऐसा लगता था मानो भाभी के प्यार से ही अपना पेट भर लेते थे। अब उन्हें साथ रहते रहते 6 साल हो गए थे और जॉब अभी भी वही थी, बस सैलरी 5 से बढ़कर 12,000 हो गई थी। जॉब ढूंढने का मिशन अभी भी चालू ही था कि कोरोना आ गया। स्टोर बंद हुआ तो सैलरी आनी भी बंद हो गई। रेंट ना बढ़े इसलिए सामान उठाकर अपने घर की ओर चल दिए। मुझसे बोले, छोटे देखना जब सब ठीक हो जाएगा तो यहीं वापस आऊंगा, तू उदास मत हो। मैं भी चुप था। वो चले गए। मार्च में गए होंगे और मई में उनका कॉल आया। उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था और भाभी ने उन्हें हर जगह से ब्लॉक करके रखा था। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं भाभी से उनकी बात कराऊं। इतना रो रहे थे कि मेरे को उनकी बातें ही समझ नहीं आ रही थी। भाभी को कॉल लगाया गया तो पता चला कि भाभी ने मुझे भी ब्लॉक करके रखा था। उन्हें चुप करवाया और सब पूछा तो पता चला कि भाभी को लड़के वाले देखने आए थे और शादी के लिए भाभी ने हाँ भी कर दी है। थोड़ा पूछने पर बताया कि लॉकडाउन में उन भाभी के घर वालों को सब पता चल गया था उनके रिश्ते के बारे में, और भाभी के पापा ने उन्हें कसम दे दी थी कि वो भैया से दोबारा कभी बात ना करें। कास्ट भी अलग थी और भैया की कमाई भी इतनी नहीं थी कि घर वाले इनके रिश्ते के लिए मानते। और जो लड़की देखने आया था वो हर महीने 1.5 लाख कमाता था। भाभी के पापा पहले ही बाईपास सर्जरी करवा चुके थे, तो भाभी ने अपनी दोस्त से ये बुलवाकर भैया को सब बता दिया और उन्हें अपनी लाइफ से कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। मुझे खुद नहीं पता भैया ने खुद को कैसे संभाला होगा। भैया ने भाभी से मिलने की 1000 मुमकिन कोशिशें की थी। भोपाल भी आए थे पर कुछ हुआ नहीं। भाभी ने ना मिलने का इरादा ही कुछ इस तरह बना लिया था। भैया कई कई घंटे तक भाभी के घर के पास वाली चाय की टपरी पर बैठे रहते थे ताकि भाभी कभी निकले तो बात हो सके। भैया ने अपने सारे दोस्तों को कॉल लगाने का ट्राई किया, उनसे बात करने की कोशिश की।
कभी कोई फ़ोन उठाता तो कभी कोई उधार ना मांगने के डर से फ़ोन को बजता छोड़ देता था। उनके फ्रेंड्स भी अच्छी जॉब में लगे थे और पूरे टाइम अपनी ऑफिस और गर्लफ्रेंड्स में लगे रहते थे। कभी कोई फ़ोन उठाता तो बोल देता, यार बाद में कॉल करता हूँ, अभी टाइम नहीं है। या कोई बोलता था कि अबे तू लड़का है, ऐसे रोते नहीं है, थोड़ा टफ बन टफ। भैया ने किसी के साथ ढूंढने की बहुत कोशिशें की थी और यहाँ तक कि मैंने भैया को पेड़ पौधों से बात करते हुए देखा था। तरस आता था मुझे उन पर बहुत। 27 नवंबर को भाभी की शादी हुई और 30 नवंबर को भैया की डेथ। वो अकेले सबसे लड़ते लड़ते हार गए। उस इंसान ने मौत को गले लगाकर रोना ज्यादा बेहतर समझा और सब कुछ अकेला छोड़कर चला गया। अब बात ये आती है कि मैं आज ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज ही पता चला कि उनके पापा की कोविड से अभी पिछले महीने मई में डेथ हो गई और इसका ट्रॉमा ना झेल पाने के कारण उनकी मॉम को आज ही आगरा शिफ्ट किया है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो मुझे सुबह से खाया जा रहा है कि गलती किसकी थी। क्या गलती भाभी की थी क्योंकि उन्होंने भैया को अकेला छोड़ दिया और अपने पापा की हेल्थ सोचकर चुपचाप अपने पापा की बात मान ली, या भाभी के पापा की जिन्होंने अपनी बेटी के फ्यूचर को देखकर उनके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा और उससे शादी करवा दी, या भैया की जिन्होंने वो हर मुमकिन कोशिश करी थी भाभी को अपना बनाने की और जब अकेले हुए तो साथ ढूंढने की। हर जगह नौकरी का ट्राई किया और बेरोजगारी और दिल टूटने का दर्द सह नहीं पाए और चले गए, या उनके दोस्तों की जो अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए कि उन्हें भैया का दर्द कभी दिखा ही नहीं, या मेरी जो सब समझते हुए भी कुछ कर नहीं पाया। मेरे भैया तो अब नहीं हैं, पर अगर आपका कोई दोस्त आपसे अपने दिल की बात बोले ना, तो उसे ये मत बोलना कि आप बिजी हो या आप बाद में बात करोगे, ये लड़के रो नहीं सकते। कोई अपने दिल की बात बोले ना तो उसे जज मत करना कि कितना सेंटी या इमोशनल इंसान है, बल्कि हो सके तो उसका तब तक साथ देना जब तक वो वापस पहले की तरह जुड़ नहीं जाता। टूटने पे बहुत दर्द होता है और ये ऐसा दर्द होता है कि सामने वाला देख नहीं सकता। क्या पता जो कॉल आप बजने दे रहे हो किसी का, वो किसी का आखिरी कॉल हो। बाकी मुझे तो समझ में नहीं आया कि गलती किसकी थी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर कभी मिलता हूँ कुछ नया लेकर, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ध्यान रखना। तब तक के लिए टेक केयर, स्प्रेड लव।